हेलो बच्चों, मैं एसके गुप्ता आप लोगों को एसओएस एंड अचीवर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। देखिए, आज हमारा 12th का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले हमने थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर दिया है विद वर्कशीट। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं ये चैप्टर है सॉल्यूशन, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्लास 12th में अगर बात करें तो फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर होता है, उसके बाद हमारे लिए सॉल्यूशन चैप्टर कंसीडर किया जाता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों, और नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल लाइटली नहीं लेंगे बच्चों, बिल्कुल लाइटली आप नहीं लेने वाले हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर, आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है। इसमें बहुत छोटी छोटी पॉइंट को हम सीखने वाले हैं, और क्लास 11th में बहुत सारे वर्डिंग हमने सीखी थी कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिगार्डिंग, वो भी हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। बेसिकली एक बात मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने हैं अपने को। सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो अपने जो सिलेबस में सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग है वो लिक्विड सॉल्यूशंस के अबाउट है। सही है बच्चों? कौन सा सॉल्यूशन? लिक्विड, यानी लिक्विड सॉल्यूशन के अबाउट अपने को इस चैप्टर में पूरे एनालिसिस करने हैं। होता तो सॉलिड सॉल्यूशन भी होता गैस सॉल्यूशन भी है, बट अपने को जो बच्चों स्टडी करना है वो कौन सा सॉल्यूशन स्टडी करना है? बताइए कौन सा सॉल्यूशन स्टडी करना है? लिक्विड सॉल्यूशंस। सही है। आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, वो सारी टर्म्स को एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे मैं बात करूं सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग, आपने देखा होगा सबसे पहले सबसे सिंपल सा एग्जांपल सॉल्यूशंस का मैं लेता हूं आप लोगों के सामने। आप क्या करते हो? नमक या शुगर को पानी में डालते हो तो क्या बन जाता है बच्चों? सॉल्यूशन बन जाता है। अच्छी बात क्या होती है? उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होती है? सेम होती है। ये आपने पढ़ा हुआ है? अरे बोलो हाँ या ना। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है बच्चों? बिल्कुल आपने पढ़ाई की है, बिल्कुल पढ़ाई की है, टेंशन की बात ही नहीं है। देखो, एक और चीज कॉमन आपने देखा होगा, जैसे कि ठंडी के दिनों में क्या होता है, बहुत ज्यादा यानी कि बर्फबारी हो जाती है। सही है ना? बर्फबारी अगर बहुत ज्यादा हो गई तो रोड पे, जैसे अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती है, आपके पास चले जाओ जम्मू एंड कश्मीर साइड चले जाओ, है ना, मनाली साइड चले जाओ, तो वहां पे प्रॉब्लम्स होती है। सही है। प्रॉब्लम्स क्या होती है कि पूरा रोड क्या हो जाता है बच्चों? पूरा रोड आइस से ढक गया है। तो उस रोड को हटाने के लिए क्या हमारे पास कोई तरीका है? बिल्कुल है बच्चों। उसको रिमूव करने के लिए हम रोड पे क्या करते हैं? सॉल्ट का स्प्रे करवाते हैं। सॉल्ट का स्प्रे कराने से क्या होता है बच्चों कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है आइस का, वो 0 डिग्री से -10 -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे कि हमारा रोड पे आसानी से बर्फ नहीं कलेक्ट हो पाता है। रनवे वगैरह पे भी देखा होगा कि क्या हमारे पास रनवे पे भी तो बहुत ज्यादा चांसेस है बच्चों। रनवे पे अगर वैसे स्टेट की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो वहां पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। तो उसके कारण क्या होगा बच्चों? बताइए। यही होगा ना कि हमारे रनवे पे क्या हो जाएगा? पूरा आइस ही पड़ा हुआ है, तो वहां पे तो हम लैंडिंग करा नहीं सकते हैं, स्किड कर जाएगा हमारे पास। एरोप्लेन की अगर बात करें लैंडिंग के वक्त तो क्रैश भी हो सकती है। तो इसके वजह से रनवे पे हम क्या डालते हैं बच्चों? रनवे पे सॉल्ट या सॉल्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा हमारे पास जो गुड एब्जॉर्बर होता है, और इसको हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने वाला है इस चैप्टर में। इसको डीआइसिंग एजेंट बोलते हैं। डीआइसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? साफ है बच्चों। डीआइसिंग आइस को रिमूव करेगा, मेल्ट कराएगा। बात समझ में आती है ना? आइस फॉर्मेशन से ये रोकेगा। और भी सॉल्यूशंस का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे आप लोग को पता होगा बहुत ऐसी कंट्री है जहां पे टेम्परेचर -20, 30, 40 डिग्री तक चली जाती है।
तो क्या वहां पे 4 व्हीलर वगैरह नहीं चलता होगा? चलता होगा ना बच्चों। आप लोगों को पता है ना, आप लोगों को पता है ना यार, रेडिएटर तो पता होगा ना बच्चों। रेडिएटर क्या बोलते हैं उसको? रेडिएटर ही बोलते हैं ना, जिसमें हम पानी डालते हैं। अरे बोलो क्या बोलते हैं? पानी डालते हैं, रेडिएटर ही बोलते हैं बच्चों। तो पानी डालोगे, पानी का तो सर बॉइलिंग, हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। तो वो रेडिएटर में हमारा जो वाटर हम डाले हैं वो किसके फॉर्म में हो जाना चाहिए था बच्चों? आइस के फॉर्म में हो जाना चाहिए था। तो गाड़ी तो हमारा चलेगा ही नहीं, गाड़ी तो हमारा चलेगा ही नहीं। तो इसके वजह से हम उसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल डालते हैं बच्चों। उस वाटर में इथाइलिन ग्लाइकॉल डालने के बाद क्या करता है वो कि वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट -55 डिग्री सेल्सियस तक वो लेकर चला जाता है, जिससे कि हमारा गाड़ी इतने -40 डिग्री -30 डिग्री सेल्सियस पे भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, ऐसा नहीं कि सारे लिक्विड वाले ही हैं, हमारे पास सॉल्यूशंस ऐसे भी हैं, हमारे पास सॉल्यूशंस ऐसे भी हैं, सॉलिड वाले भी हैं। जैसे गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड हमारे पास क्या है? एक सॉल्यूशन है जिसमें 9% के अराउंड कॉपर होता है और 91% गोल्ड होता है। ये इक्वली इसकी जो कंपोजिशन होती है थ्रू आउट दी क्या होती है बच्चों? सेम होती है। ऐसा थोड़ी ना है कि गोल्ड का कुछ पोर्शन बहुत ज्यादा साइन कर रहा है और कुछ पोर्शन साइन नहीं कर रहा है। सही है ना? इस चैप्टर में हम पहली एक टर्म यूज किया कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का होना था। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास आने वाला है। ऑस्मोटिक प्रेशर आने वाला है, सुना होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ऑस्मोटिक प्रेशर का एग्जांपल देता हूं। हम क्या करते हैं, आप लोग रेजिन पता है? रेजिन तो पता होगा ना बच्चों। रेजिन, अरे किसमिस बच्चों। रेजिन हमारे पास, रेजिन को क्या करो? पानी में डालो। रेजिन को पानी में डालो, वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बच्चों? स्वेल कर जाता है। क्या कर जाता है? स्वेलिंग हो जाती है उसमें। तो इस प्रोसेस को, स्वेलिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। अभी हम सीखेंगे इस चैप्टर में। फिर हमारे पास आने वाली है रिवर्स ऑस्मोसिस। घर पे हमारे क्या लगा हुआ है? आरओ लगा हुआ है, पता है ना आप लोगों को। घर पे हमारे क्या लगा होता है? आरओ लगा होता है। वो रिवर्स ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। आरएलवीपी हमारे पास एक टर्म्स आने वाला है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आने वाला है, वेपर प्रेशर आने वाला है, रॉल्ड्स लॉ आने वाला है, हेनरी लॉ आने वाला है। तो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं जिसको हम सीखने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग वे से। अरे क्लियर है क्या आप लोगों को? बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से इस चैप्टर को हम डील करने वाले हैं। तो आप ध्यान से मेरी बातों को क्या करिएगा? सुनिएगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। सही है? देखिए यहां पे क्या है, सॉल्यूशंस की अगर बात करें, सॉल्यूशन 2 और 2 से ज्यादा होमोजेनियस, 2 और 2 से ज्यादा, पहली चीज केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होने चाहिए। केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस को मिक्स करते हो तो क्या बनता है? आपका सॉल्यूशन बनता है। ये सॉल्यूशन हमारा किसी सर्टेन लिमिट तक, इनकी जो कंपोजिशन है किसी सर्टेन लिमिट तक वेरी कर सकती है। इसका मतलब क्या है सर? जैसे मैंने क्या किया बताइए, 100 ग्राम, मान लो 100 ml हमने वाटर लिया। क्या लिया? 100 ml वाटर लिया। अब इसमें मैं सॉल्ट डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं? सॉल्ट। 1 ग्राम सॉल्ट डाला, डिजोल्व हो गया। 2 ग्राम डाला, डिजोल्व हो गया। तो ये सॉल्यूशन हुआ बच्चों। 3 ग्राम डाला, डिजोल्व हो गया। 4 ग्राम डाला, डिजोल्व हो गया। 20 ग्राम डाला, ये भी डिजोल्व हो गया। अभी तक हमारा सॉल्यूशन है। 25 ग्राम डाला, ये भी डिजोल्व हो गया। 30 ग्राम डाला, ये भी डिजोल्व हो गया। 35 ग्राम तक डाला, ये भी डिजोल्व हो गया। यहां तक कहानी सॉल्यूशन है। 36 ग्राम डाला, ये भी डिजोल्व हो गया। 37 ग्राम जैसे डाला, ये 1 ग्राम सॉल्यूशन, 1 ग्राम जो हमारा सॉल्ट था एज इट इज रह गया। अब ये सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। यानी कि किसी सर्टेन लिमिट तक आप इसके कंपोजिशन को क्या करा सकते हो बच्चों? वेरिएशन करा सकते हो। तो हमारा क्या होगा? वो सॉल्यूशन होगा। अरे क्लियर है क्या? यानी ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा सॉल्ट ले लूं और बहुत कम वाटर ले लूं तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए हमारे पास ये हमारा क्या बना? सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन 2 चीज हमारे पास, एक हमारे पास क्या होता है? सॉल्यूट, और दूसरा क्या होने वाला है? सॉल्वेंट होने वाला है। ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर ही हमारा सॉल्यूशन बनता है। क्वेश्चन आता था ना बच्चों की ये सॉल्यूट क्या होता है? तो हम क्लास 10th में क्या, सॉरी 11th में क्या सीखा करते थे कि जो लेसर क्वांटिटी में होगा वो हमारा सॉल्यूट होगा, और जो मैक्सिमम क्वांटिटी में, हायर क्वांटिटी में होगा उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। अच्छी बात है, हमने यही पढ़ा था।
अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स और एक्स्ट्रा बताता हूं जो सुन के मजा आएगा आप लोगों को। जो सॉल्यूट होता है वो लेसर क्वांटिटी में तो होता ही है। दूसरी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपनी स्टेट को, ये अपनी फिजिकल स्टेट को या तो मेंटेन भी रख सकता है या लूज भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ सॉल्यूशन। डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ सॉल्यूशन अपनी ये फिजिकल स्टेट को या तो वो रिटेन कर सकता है या लूज भी कर सकता है। क्लियर है क्या बच्चों? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। फिर हमारे पास आती है बात सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? ये लार्जर क्वांटिटी में होता है, लेकिन ये अपनी फिजिकल स्टेट को कभी लूज नहीं कर सकता है। अपनी फिजिकल स्टेट को लूज नहीं कर सकता है, इसका मतलब क्या है मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूं। सारी कहानी थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक सॉल्वेंट के अबाउट इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बताता हूं, इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं सॉल्वेंट के अबाउट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जैसे वाटर आपने सुना होगा कि वाटर हमारे पास क्या होता है बच्चों? यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। उसके अबाउट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। हमारे पास वाटर तो सर सी वाटर भी है, हमारे पास वाटर सी वाटर भी है, क्या उसको हम पी सकते हैं? क्या उसको हम पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसमें बहुत सारी सॉल्ट ऐसी है जो पॉइजनस है, हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। सही है ना? और उनकी क्वांटिटी उसमें ज्यादा है। तो सर एक बात बताओ, ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर आप लोगों ने तो सुना होगा। ग्लेशियर पे हमारे पास जो बोलते हैं कि वाटर जो है वो प्योर फॉर्म में, वो भी तो समुद्र का ही पार्ट है, वो भी तो सी का ही पार्ट है बच्चों, वो भी तो सी का ही पार्ट है, तो वो कैसे प्योर है? यानी कि यहां से एक पॉइंट निकल के आती है कि अगर आप किसी सॉल्यूशन को फ्रीज करते हो, अगर आप किसी सॉल्यूशन को फ्रीज करते हो तो हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स अलग हो जाता है और सॉल्वेंट पार्टिकल्स अलग हो जाता है। यानी सॉल्वेंट हमारा फ्रीज हो जाता है और सॉल्यूट पार्टिकल्स, अगर हमारा लिक्विड नहीं है तो चांसेस कम है कि वो फ्रीज हो, अगर फ्रीज होता भी है तो दोनों अलग अलग फ्रीज होंगे। बात समझ में आती है? यानी कि ग्लेशियर जो वाटर है, ग्लेशियर आइस जो है हमारे पास, उसको हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। बहुत सारी अरब कंट्रीज आपको पता होगी, बहुत सारी अरब कंट्रीज पता होगी जहां पे पानी की बहुत कमी है, तो वो क्या करते हैं, ग्लेशियर से पूरा आइस का फॉर्म ही वो लोग लेकर आते हैं और उसको मेल्ट करके उसको यूज में लाते हैं, क्योंकि वो वाटर जो हमारे पास होती है क्या होती है बच्चों? प्योर वाटर होती है। इतनी बात समझ में आती है क्या आप लोगों को? अरे बच्चों बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ में आती है? देखो अब हमारे पास सॉल्यूट अपने को समझ आया, सॉल्वेंट समझ में आया। रिटेन इट्स फिजिकल स्टेट हम अपने शायद पल्ले नहीं पढ़े, मैं थोड़ी देर बाद आपको पल्ले पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस की मैं बात करता हूं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस में हम क्या देखने वाले हैं, ये ध्यान से देखिए कि सबसे पहले कि अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज, यानी कि अगर वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हमारा लिक्विड भी उसमें प्रेजेंट होगा और सॉलिड भी प्रेजेंट होगा। लिक्विड और सॉलिड प्रेजेंट होगा तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। बात समझ में आती है? वो सॉल्यूशन नहीं होगा। सही है। सिंगल फेज दैट मींस आइदर वो सॉलिड में रहेगा, आइदर वो गैस में रहेगा, आइदर वो लिक्विड में रहेगा। दूसरा हमारे पास The components of solution can't be separated by physical state. physical method. यानी कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन फॉर्म होने के बाद उनको हम फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है क्या? एक बार नमक पानी बन गया तो आप उसको, एक बार नमक पानी बन गया तो उसको फिल्टर के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हो। दूसरा, A solution is uniform throughout, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन बनता है वो थ्रू आउट दी क्या होने वाला है? मिक्सचर सेम रहने वाला है। क्लियर है? नोट में हमारे पास पॉइंट क्या है कि अगर हमारा सॉल्यूशन कंसिस्ट करता है दो कंपोनेंट को, अगर हमारा सॉल्यूशन दो कंपोनेंट को कंसिस्ट करता है, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो ही कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट का है एक सॉल्वेंट का है, तो इसको हम इस टाइप के सॉल्यूशन को बच्चों क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन बोला करते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो बोलो, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो यार, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो। देखो देखो देखो, A प्लस बी है, यानी कि एक सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट है तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बाइनरी सॉल्यूशन बोला करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। A प्लस बी प्लस सी है, यानी कि
हो सकता है एक सॉल्वेंट और दो से दो ही हमारे पास सॉल्यूट है, तो इसको टर्नरी हम सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर 4 कंपोनेंट का मिक्सचर से सॉल्यूशन बना है तो उसको क्वार्टनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। बट हमारे सिलेबस में जो है सीबीएसई जेईई नीट के सिलेबस में जो है वो बाइनरी सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है अपने को? बाइनरी सॉल्यूशन की तरफ पढ़नी है अपने को। बात समझ में आता है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। इतनी कहानी समझ में आती है? इसको फटाफट बच्चों क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे की कहानी हम फटाफट करते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो बच्चों, हम अब आपके पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं कि कितने टाइप के हमारे पास जनरली सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सही है? तो सबसे पहला जो टाइप हमारे पास होने वाला है, सबसे जो पहला टाइप होने वाला है टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में, डिसाइड करते हैं कि बेसिकली फेज के बिहाफ पे कि कितने फेज हो सकते हैं सॉल्यूशंस के। तो हमारे लिए 3 फेज है। एक सॉलिड सॉल्यूशन बन सकता है, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन बन सकता है और तीसरा गैसियस सॉल्यूशन बन सकता है। क्लियर है क्या? सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशंस हमारे पास फॉर्म हो सकते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन में हमारे पास जो सॉल्वेंट का रोल प्ले करने वाला है वो सॉलिड होगा। सॉलिड सॉल्यूशन में हमारे पास जो सॉल्वेंट का रोल प्ले करेगा वो क्या होगा बच्चों? क्या होगा? सॉलिड होगा। वहीं लिक्विड सॉल्यूशन में जो हमारे पास सॉल्वेंट का रोल प्ले करने वाला है वो लिक्विड होगा। वहीं हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का रोल प्ले करने वाला है वो गैस होगा। अच्छी बात क्या है, अपने पास जो सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन है। फिर भी बाकी को एक बार हम ओवरव्यू देखेंगे कि इसमें कैसे फॉर्म होता है सॉल्यूशन। सही है क्या बच्चों? सबसे पहला देखिए, सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड प्लस सॉलिड अगर सॉल्यूशन बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। जो भी एलॉय, जैसे हम बात करते हैं 22 कैरेट गोल्ड की बात कर लो, 22 कैरेट गोल्ड की बात करो, ये क्या है? एलॉय ही तो है। किसका एलॉय है? किसका एलॉय है बच्चों? गोल्ड और कॉपर का एलॉय है। ब्रास की बात करो, ये भी एलॉय है। तो इस टाइप के एग्जांपल्स हमारे पास सॉलिड प्लस सॉलिड सॉल्यूशंस में आते हैं। क्लियर है ना? सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड यहां सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्यूट है। बात समझ में आती है ना? हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब कि आप लोगों ने लैब में गए होंगे, लैब में गए होंगे आप लोग, बहुत बार लैब में गए होंगे, तो वहां आपने क्या देखा होगा कि जितने भी सॉल्ट्स आपने, मोस्ट ऑफ दी सॉल्ट्स जो आपने देखा होगा, जैसे मैं बात कर लेता हूं ऑक्जेलिक एसिड की ही, ऑक्जेलिक एसिड की बात कर लेता हूं, क्या लिखा होता है फॉर्मूला? H2C2O4.2H2O लिखा होता है। .2H2O दैट मींस हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। कॉपर सल्फेट की बात कर लो, CuSO4.5H2O। ये हमारे पास जो भी सॉल्ट है इस टाइप का, वो दिखता आपको कौन से फेज में है? सॉलिड फेज में होता है। दिखता है या नहीं दिखता है? उसमें हमारे पास वाटर होता है या नहीं होता है? थोड़ी क्वांटिटी में वाटर होता है। तो ये हमारे पास क्या होगा बच्चों? बोलो बोलो, सॉलिड सॉल्यूशन ही हुआ वो, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तीसरा अगला एग्जांपल है Hg विद Na। Hg हमारे पास मर्क्यूरी है। Hg मर्क्यूरी सॉल्ट, ये एक्चुअली सॉल्यूट ले रहे हैं हम लोग। Hg लिक्विड में होता है। अगर Hg का कोटिंग आप सोडियम मेटल पे कर दो, सॉलिड मेटल पे कर दो, तो इसको हम सोडियम एमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सोडियम एमलगम बोला करते हैं। याद रखिएगा आज से, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम एमलगम बोला करते हैं। ये बात समझ आई? अगला है हमारे पास सॉलिड प्लस गैस। सॉलिड प्लस गैस, जितने भी हमारे पास गैसेस डिसॉल्व होते हैं मिनरल में, वो कौन सा एग्जांपल के थ्रू होते हैं? सॉलिड प्लस गैस वाला में। एक और बेटर एग्जांपल लेता हूं, H2NPD। इसका मतलब क्या है? देखिए, H2NPD का मतलब हाइड्रोजन जो गैस है, गैस का ट्रांसपोर्टेशन करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट काम है बच्चों, वो भी हाइड्रोजन जैसे गैस का। H2 गैस का ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत डिफिकल्ट काम है। तो हम क्या करते हैं? एक तरीका अपनाते हैं। जैसे आप प्लेडियम का रॉड मान लो, प्लेडियम का रॉड मान लो, प्लेडियम के रॉड में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। उसके सरफेस पे हम हाइड्रोजन गैस को ट्रैप करा सकते हैं। हाइड्रोजन गैस को ट्रैप कराओगे तो एक हमारा क्या बनेगा? सॉलिड इन, बोलो बोलो, सॉलिड बेसिक, सॉरी, गैस इन सॉलिड, यानी कि जो सॉल्यूशन बना वो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा बच्चों? कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? बोलो बोलो,
सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ट्रैप्ड हो गया। अब इस सॉलिड सब्सटेंस को हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। फिर से इसका हम डिसॉर्प्शन करते हैं, हीट कर देंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन करने का बहुत बेटर वे होता है हाइड्रोजन गैस को। क्लियर है? लिक्विड प्लस क्या बात करते हैं, लिक्विड प्लस सॉलिड। सॉल्ट ये तो हमारा सबसे कॉमन है, सॉल्ट नमक पानी बनाते हैं ना यार, सॉल्ट प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। तो ये हमारा एग्जांपल जो है सॉलिड इन लिक्विड। सबसे ज्यादा हम जिक्र इसी का करने वाले हैं, सबसे ज्यादा डिस्कशन इस चैप्टर में हम इसी का करने वाले हैं। अगला है लिक्विड। इससे तो सब आकिफ हो यार, है ना, कॉकटेल है ये। क्या है? कॉकटेल, अल्कोहल प्लस वाटर। इससे कौन वाकिफ नहीं होगा, सारे के सारे। ये सर तो हमारा फेवरेट है ना, दमन पानी। क्या है ये बच्चों? दमन का पानी है। बात समझ में आ रही है ना? इथेनॉल इन वाटर। लिक्विड प्लस गैस, एरेटेड ड्रिंक। एरेटेड ड्रिंक जितने सॉफ्ट ड्रिंक आप यूज करते हो उसमें कंप्रेस यानी कि गैस को हाई प्रेशर पे डालकर बंद किया जाता है, तो वो इसके एग्जांपल्स में आता है। क्लियर है क्या? गैस प्लस सॉलिड, आयोडीन वेपर्स इन एयर। ये हमारा बेसिकली फॉर्म रेयर केस में होता है, इसको फॉर्म कराना बहुत मुश्किल काम है। सही है? गैस प्लस आपके पास लिक्विड ह्यूमिडिटी इन एयर है, और गैस का तो आपको तो पता ही है एयर। देखिए यहाँ पे नोट में मैंने पॉइंट लिखा है लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस यानी एरेटेड ड्रिंक एंड सॉलिड इन गैस। ये आपके पास सॉलिड इन गैस किधर है बच्चों? सॉलिड इन गैस यानी ये रहा आयोडीन वेपर। ये दो सॉल्यूशन हमारा फॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट काम है। ये बहुत डिफिकल्ट काम है, डिफिकल्ट काम है। दैट मींस आसानी से नहीं फॉर्म कर सकते हो। क्यों? जैसे यहां से प्रेशर आपने रिलीज किया तो ये गैसेज की कंपोजिशन थ्रू आउट दी सॉल्यूशन से नहीं रहेगी, यानी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। यूनिफॉर्म नहीं रही तो वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। क्लियर है क्या? तो ये पॉइंट आप बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, नोट में मैंने लिखा है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे सॉल्यूशन कैसे डिपेंड करता है। जैसे दो ही हमारा जनरल इसमें कैटेगरी आता है, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास जो सॉल्वेंट होगी, फिर से बोलिए, एक्वस सॉल्यूशन में बच्चों जो हमारे पास सॉल्वेंट होगी वो क्या होगी? अरे बोलो 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 बोलो, अरे बोलो बच्चों। एक्वस सॉल्यूशन में जो हमारे पास सॉल्वेंट होगी वो क्या होगी? वाटर होगी। वाटर होगी, हमेशा हमेशा वाटर होगी। नॉन एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के अलावा जो भी हमारे पास सॉल्वेंट हम यूज करेंगे वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन में आएगा। क्लियर है क्या? जैसे इथर हम सॉल्वेंट यूज करते हैं तो इसको इथेनल सॉल्यूशन बोलते हैं। अमोनिया सॉल्वेंट यूज करेंगे तो अमोनिकल सॉल्यूशन बोलेंगे। मर्क्यूरी एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे तो एमलगम सॉल्यूशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एमलगम सॉल्यूशंस। यहां तक की बात आपको समझ आई क्या? यहां तक की बात आपको समझ आई तो बोलिए हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। और भी हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम डिफाइन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और भी हम सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ किसके? बताओ। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ये मैं ओरली बता देता हूं, आपको पता है वैसे। ओरली मैं बता देता हूं, सुने रहिएगा तो अच्छा लगेगा आपको। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। पहला डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन आपको पता है, हमारे पास अगर वाटर की अमाउंट ज्यादा हो जाए, वाटर यानी सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू सॉल्यूट, यानी बहुत ज्यादा हो जाए, तो डाइल्यूट हम सॉल्यूशन बोलते हैं। अप्रॉक्स 10 to 25-30% तक सॉल्यूट हो और बाकी सॉल्वेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस बोलते हैं। कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों? आपने लैब में यूज किया ना, बहुत सारा सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होता है, बहुत सारा सॉल्यूशन हमारे पास कॉन्संट्रेटेड होता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्संट्रेशन होता है उसमें 4 to 5% वाटर होता है। अल्कोहल्स की बात करें वो भी हमारा कॉन्संट्रेटेड रहता है। तो बहुत सारी चीजें लैब में हमारे पास कॉन्संट्रेटेड अवेलेबल होती है। दैट मींस वाटर की अमाउंट उसमें बहुत कम होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, कम होती है। क्लियर है क्या? कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन भी हो गया, डाइल्यूटेड भी हो गया। एक हमारे पास टर्म यूज किया जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन शायद आपके लिए नया है, मैं अभी लेक्चर स्टार्ट किया था तो ये वर्ड यूज किया था। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं फिर से। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने क्या किया? 100 ml वाटर लिया, डाल दे गए पानी। 100 ml वाटर है, 100 ग्राम सॉल्ट डाला, डिसॉल्व हो गया। और 100 ग्राम सॉल्ट लिया, डिसॉल्व हो रहा है क्या? तो अभी जो सॉल्यूशन बना है वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड, यानी यहाँ
फर्दर क्या हो सकता है, फर्दर क्या हो सकता है, बोलिए। फर्दर सॉल्ट जहां डिजॉल्व हो रहा है वो सेचुरेटेड पार्ट नहीं है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्या है, अनसेचुरेटेड। डालते गया 30 ग्राम सॉल्ट डाल दिया, फिर भी डिसॉल्व हो गया। 30 ग्राम सॉल्ट डाल दिया उसमें, फिर भी ये सॉल्ट डिसॉल्व हो गया, अभी भी ये अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है। हमने 35 ग्राम सॉल्ट तक गए 100 ml वाटर में, अभी तक क्या बनाया, सेचुरेटेड सॉल्यूशन ही बनाया, सॉरी अनसेचुरेटेड बनाया। जैसे 36 ग्राम पे गए, 36 ग्राम पे गए तो अभी भी सॉल्यूशन डिसॉल्व हो चुका है, लेकिन जैसे मैं 1 ग्राम भी सॉल्ट या थोड़ा सा भी सॉल्ट मैं डालता हूं तो ये सॉल्ट फर्दर डिसॉल्व नहीं होती है। तो इस स्टेज पे सॉल्यूशन को मैं क्या बोलूंगा कि ये सॉल्यूशन क्या हो गया है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है। और यही इसकी सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करती है, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व, है ना, दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं हम बच्चों, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है क्या, अरे बोलो। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन भी आप लोगों को 100% क्लियर होगा। अरे क्लियर है या नहीं क्लियर है, अरे बोल ही नहीं रहे हो, क्लियर है या नहीं क्लियर है, क्लियर है ना। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, सेचुरेटेड सॉल्यूशंस हमारे पास क्या होगा बच्चों, बोलो बोलो। सेचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होगा, देखो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट सॉल्ट का जो डिसॉल्व हो सके, अगर उसमें हम थोड़ी सी भी क्वांटिटी ऐड करते हैं सॉल्ट का तो वो अनडिसॉल्व स्टेट में आ जाता है। जो भी अमाउंट हम डालेंगे वो अनडिसॉल्व फॉर्म में प्रेसिपिटेट नीचे कलेक्ट हो जाएगा, तो उसको हम उस स्टेज को क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना होगा, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना होगा। अरे क्लियर है क्या, चलिए क्लियर है तो अभी आगे की तरफ हम टॉपिक देखते हैं, आगे की तरफ हम टॉपिक देखते हैं। क्लियर है क्या, चलिए बच्चों, मैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन डिक्टेट करने से अच्छा था कि मैं आपके लिए लिख दूं, लिख दिया है। वही चीज लिखा है जो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का जो आप डिसॉल्व करते हो ग्राम में, कितने ग्राम सॉल्वेंट में बच्चों, 100 ग्राम सॉल्वेंट है। तो जैसे सेचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास सॉल्ट का यानी NaCl का कब बनता है, 36 ग्राम आप NaCl लोगे तो 100 ग्राम में डिसॉल्व हो जाता है। उससे ज्यादा अगर आप सॉल्ट लेते हो तो डिसॉल्व नहीं होगा। क्लियर है क्या, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, अगली हमारे पास जो कहानी आने वाली है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की आने वाली है। ये हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, यानी कि क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, मैं जीरो से पढ़ाऊंगा, जीरो से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़ाने वाला हूं। क्लास 12 में वैसे कोई नहीं पढ़ाता कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को, मैंने सोचा कि एक बार बता दूं आप लोगों को। वैसे क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नो डाउट, मैंने ही पढ़ाया है खुद बच्चों। तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की अगर बात करें तो सबसे जो पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आने वाली है, सबसे जो पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आने वाली है वो क्या आने वाली है, परसेंटेज। यहीं से स्टार्ट किया था हमने क्लास 11 में भी, परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं, परसेंटेज। अब देखो जब हम परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज की बात करते हैं तो यहाँ हम 3 कैटेगरी परसेंटेज का डिफाइन करते हैं। कौन कौन सा बच्चों, परसेंटेज का हम कितने कैटेगरी डिफाइन करने वाले हैं, 3 कैटेगरी, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला कैटेगरी जो आएगा बच्चों क्या आएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट आने वाला है। ये किसके लिए होगा, ये परसेंटेज वेट बाय वेट कैटेगरी कब हमारा डिफाइन होने वाला है, ये चीज ध्यान रखिएगा। परसेंटेज वेट बाय वेट कैटेगरी कब डिफाइन होगा, जब हमारे पास सॉल्यूट होगा प्लस लिक्विड क्या होगा बच्चों, लिक्विड सॉल्वेंट होगा। ये हमारा सॉलिड होगा और लिक्विड क्या होगा, लिक्विड क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो इस कैटेगरी में आप क्या डिफाइन करोगे, वेट बाय वेट डिफाइन कर सकते हो। क्या डिफाइन कर सकते हो, वेट बाय वेट डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है क्या, अरे बच्चों बोलो क्लियर है क्या। वही दूसरा हमारे पास जो कहानी आता है वो लिक्विड, अगर लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन है, क्या है, लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन है, तो इस केस में आप परसेंटेज का जो टर्म डिफाइन करोगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या बाय वॉल्यूम भी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी लिखते हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम लिखते हैं। और इसको क्या लिखते हैं बच्चों, परसेंटेज बाय क्या लिखते हैं बच्चों, मास लिखते हैं, परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वेट भी लिखा करते हैं। तीसरा जो टर्म्स है ये हमारे पास दोनों केस के लिए आने वाला है, सॉलिड प्लस लिक्विड के लिए भी आने वाला है या
लिक्विड प्लस लिक्विड के लिए भी आने वाला है। क्लियर है क्या? सॉलिड प्लस लिक्विड के लिए भी आने वाला है और लिक्विड प्लस लिक्विड के लिए भी आने वाला है। ये टर्म्स है क्या? ये टर्म्स बहुत आसान है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय जो वॉल्यूम हमारे पास टर्म्स आने वाला है, ये दोनों में से कोई किसी एक के लिए आने वाला है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। परसेंटेज इसको और भी क्या लिखते हैं? और में लिखते हैं परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ये तीन बेसिक सा टर्म्स है जिसको हम यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में। इसका बहुत क्लियर मीनिंग समझ में आना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूं बच्चों, जैसे मैं आपको बता रहा हूं उस वे में समझने की कोशिश करना, उस वे में ट्राई करना कि ये चीजों को आप गेन कर पाओ। पहले आप देख लो, हम सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन में कभी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नहीं आएगा। परसेंटेज बाय वॉल्यूम अगर लिखा हुआ है तो आपके पास वो सॉल्यूशन 100% लिक्विड और लिक्विड ही होगा। परसेंटेज बाय मास लिखा हुआ है, इसका मतलब वो सॉलिड प्लस लिक्विड ही होगा। अगर हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है, मास बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो आइदर वो सॉलिड प्लस लिक्विड हो सकता है या लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है। अब हम एक एक करके हर एक टर्म्स को डिस्क्राइब करते हैं और इस पे कुछ क्वेश्चन भी हम करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से बच्चों, ध्यान से मेरी बातों को देखिएगा। ब्रेन में ये कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। बस आप इसको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको करना है। एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने कुछ सीखा है उसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और जो मैं बता रहा हूं, जिस वे में बता रहा हूं, उस वे में इसको समझने की ट्राई करो यार। क्लियर है क्या? जैसे स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला परसेंटेज वेट बाय वेट की बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, है ना, प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्यूट। मैं लिख देता हूं इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या होता है? मास वेट ही लिखता हूं, वेट और मास हमारे लिए सेम है। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सही है क्या? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि यहां से जो फॉर्मूला बनता है परसेंटेज वेट बाय वेट का, वेट ऑफ बोलो, वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है क्या? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ लिख देता हूं, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन लिख देता हूं बच्चों। सही है? वेट ऑफ सॉल्यूशन सही है, इनटू इधर क्या आता है? 100% है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है। इस फॉर्मूला से मेरे को कोई लेना देना वैसे है नहीं। इस फॉर्मूला से मेरे को बच्चों कोई लेना देना नहीं है। अपने को इसका कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करें, 10% यूरिया सॉल्यूशन दिया हुआ है, 10% यूरिया सॉल्यूशन है ना, 10% बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन दिया हुआ है, यूरिया सॉल्यूशन दिया हुआ है, बाय वेट दिया हुआ है। इसका मतलब ये 100% जो यूरिया है वो सॉलिड है और सॉल्यूशन जो है आपका सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं 10% बाय वेट। इससे आप क्या डिफाइन कर सकते हो? इस डेटा से आप क्या पता कर सकते हो? इस डेटा से आप सिंपली पता कर सकते हो कि 10 ग्राम जो है, 10 ग्राम यूरिया, इसमें क्या प्रेजेंट है? 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है, 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। प्रेजेंट इन बताओ कितने में बोलो बच्चों, कितने में? इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अरे बोलो हां है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। दूसरा स्टेटमेंट इसी का क्या लिख सकते हो कि 10 ग्राम यूरिया जो है प्रेजेंट है, बोलो प्रेजेंट इन, बोलो कितने में बोलो यार, 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। अरे बोलो हाँ है ना, 90 ग्राम सॉल्वेंट अगर वाटर है तो 90 ग्राम वाटर आप लिख सकते थे। अरे पहला टर्म्स आया या नहीं आया? अरे पहला टर्म्स आया या नहीं आया? आया ना बच्चों? क्लियर है क्या? ये वाला छाप डाले हो तो छाप लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो बहुत सिंपल है, अरे बहुत सिंपल है। दूसरा मैं बात करता हूं, एक और एग्जांपल छोटा सा, सही है ना? एक और एग्जांपल एक्स के टर्म में मैं ले देता हूं कि X% ग्लूकोज है, X% ऐसा ले लो,
x% बाई वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन है। तो इसको क्या रीड करोगे, एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन है, एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन है। तो क्या रीड करोगे कि x ग्राम ग्लूकोज जो होगा, है ना, ग्लूकोज जो होगा प्रेजेंट होगा कितने में बच्चों, प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। क्लियर है क्या, क्लियर है या नहीं है? पहला टर्म्स आपको समझ आ गया, पहला टर्म्स आपको समझ आया या नहीं आया, आ गया ना, पक्का है। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा लेता हूं, एग्जांपल्स लेता हूं कि हमने क्या किया कि 10 ग्राम NaOH डिसॉल्व किए, डिसॉल्व 10 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 240 ग्राम ऑफ वाटर, है ना, 240 ग्राम ऑफ वाटर। देन फाइंड परसेंटेज वेट बाय वेट। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बोलो? हमारे पास वाटर यही हमारे पास सॉल्यूट है, देखो लेस अमाउंट में है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला लगा दो कि 10 हमारे पास ग्राम क्या है, NaOH है, डिवाइडेड बाय टोटल ये वाटर का है, 240 ग्राम वाटर है, तो नलायक को 240 से डिवाइड नहीं कर देना, 240 प्लस 10 करना होगा, 250 इंटू यहाँ पे क्या करना होगा, 100 करना होगा। आई बात समझ या नहीं है? 0 से 0 कैंसिल हुआ, यानी कि आपके पास 100 डिवाइडेड बाय क्या आया बच्चों, 25, यानी कि ये कितना आया, 4% बाय वेट क्या है, बाय वेट NaOH सॉल्यूशन है, NaOH एक्वस सॉल्यूशन, इसको आप लिख सकते हो 4% बाय वेट NaOH एक्वस सॉल्यूशन लिख सकते हो। आया या नहीं आया बच्चों, समझ आया या नहीं आया? आ गया ना समझ आपको? ये वाला फटाफट छाप लो। दूसरा अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। पहला कंसंट्रेशन टर्म समझ आ गया। हाँ, इसमें मैं नोट में आपको पॉइंट लिखता हूं, नोट, ये जेई में नीट में बहुत बार आया हुआ है, बहुत सारे बच्चों को आइडिया ही नहीं होता है। मैं पहले बता दूं आप लोगों को, पहले बता दूं, यहाँ जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती है कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, कुछ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन कौन से इंडिपेंडेंट है, इसको समझने के लिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, वॉल्यूम से रिलेट करता हूँ इसको। अगर मैं क्या करता हूं, आप घर पे क्या करते हो, क्या लेते हो, मिल्क लेते हो, गरम करते हो, मिल्क लो गरम करो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो क्या होता है कि मिल्क हमारे पास बॉयल होकर ऊपर तक आ जाता है, सरफेस तक आ जाता है, यानी कि उसकी वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ। क्या हुआ, टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ। क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो वॉल्यूम कहीं भी टर्म्स आएगा, वो टेम्परेचर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। अरे क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है या नहीं है बच्चों? बोल ही नहीं रहे हो आप, क्लियर है ना? वही मास की बात करो, मास, अरे ना को ½ kg दूध लिए हो तो ½ kg ही रहने, ½ kg वाटर ले रखे हो तो ½ kg ही रहने वाला है, अनटिल अनलेस उसमें से कोई वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर ना जाए। क्लियर है क्या? क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो याद रखना, मास जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स होता है। ऐसा है कि हमारा ठंडी के दिनों में, ऐसा थोड़ी ना है कि ठंडी के दिनों में हमारा मास 60 kg है और गर्मी के दिनों में मास हमारा 70 kg हो जाएगा, 65 kg हो जाएगा। मास बढ़ता है क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ता है। क्लियर है क्या? टेम्परेचर के हिसाब से मास नहीं बढ़ता है। तो यहाँ देखो दोनों वेट और वेट है, वेट और वेट है, दोनों के दोनों क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। तो आप क्या लिखोगे, परसेंटेज वेट बाय वेट, टेम्परेचर क्या होता है, इंडिपेंडेंट। अरे बोलो, क्लियर है क्या बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैं पहले बता रहा हूं, डायरेक्ट नीट और जेईई में क्वेश्चन इससे आता है। ये हो गया, अगली टर्म्स पे आते हैं। अगला टर्म्स हमारे पास क्या होने वाला है, सोच के देखो आप, अगला टर्म्स भी बहुत प्यारा है। दूसरा जो कंसंट्रेशन टर्म्स था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये क्या होगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट
प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस। अरे बोलो, समझ आ रही है? यानी कि परसेंटेज V by V का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, बोलो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस चीज में? ml में। ये भी रखना है, ये भी ml में ही रखना है, और इधर इनटू 100 आ गया। क्लियर है क्या? जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, 10% या 5 ले लेते हैं। 5% जैसे बियर का कंपोजिशन ले लेते हैं, सही है ना? 5% इथेनॉल सॉल्यूशन, 5% इथेनॉल सॉल्यूशन है ना? बाय वॉल्यूम है। इसका मतलब क्या है? कि हमारे पास 5 ग्राम इथेनॉल है, 5 ग्राम इथेनॉल है, बाय वॉल्यूम है ना, तो 5 ml इथेनॉल है प्रेजेंट कितने में? प्रेजेंट इन, बताओ 100 ग्राम नहीं बच्चों, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस। परसेंटेज V by V है ना, दोनों वॉल्यूम का टर्म्स है ना बच्चों, दोनों वॉल्यूम का टर्म्स है। क्लियर है क्या? वैसे ही हमारे पास 5x% बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अरे क्या लिख सकते हैं बताइए? x क्या लिख सकते हैं बताइए? x जो है x ml इथेनॉल जो होगा वो प्रेजेंट होगा कितने में? प्रेजेंट इन, अरे बताइए बच्चों, प्रेजेंट इन बताइए 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस में। क्लियर है क्या? 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस में। ये हमारे पास टर्म्स, इसको रीड करने आना चाहिए अपने को, इसको बहुत अच्छे से रीड करने आना चाहिए। अगर ये हम अच्छे से रीड करना सीख लिए तो इसका क्वेश्चन कहीं भी आएगा, कैसा भी आएगा, हम आसानी से कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से नोट का, आप बताइए कि टेम्परेचर ये डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? फटाफट बताइए बच्चों, टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? नहीं बताया आप लोगों ने, जल्दी बताइए, बोलिए। टेम्परेचर डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट? बोलो। तुम सोच रहे हो, मैं पता है मेरे को क्या सोच रहे हो कि सर इसमें वॉल्यूम का टर्म है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होना चाहिए। सर ये वॉल्यूम का टर्म है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन नलायको, ऊपर भी हमारा वॉल्यूम का टर्म है, नीचे भी वॉल्यूम का टर्म है, दोनों इफेक्ट क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, और दोनों इफेक्ट कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये भी टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स है। अरे बोलो, आया नहीं आया? आ गया ना? एक एग्जांपल लेते हैं इसका, परसेंटेज बाय वॉल्यूम का। हमने 10 ml क्या किया? इथेनॉल को कॉकटेल लगाया। इथेनॉल कॉकटेल तो पता है ना, 10 ml इथेनॉल को हमने 190 ml ऑफ वाटर में मिक्स कर दिया, कॉकटेल बनाने की कोशिश की। फाइंड परसेंटेज क्या करना है? फाइंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या बाय वॉल्यूम। तो कैसे होगा बच्चों? परसेंटेज V by V इक्वल टू कितना ml सॉल्यूट का? 10 ml, 10 डिवाइडेड बाय बताइए 190 ml वाटर है और 10 ml सॉल्यूशन, यानी 190 प्लस 10 क्या करोगे? बोलो, यही करोगे क्या? इनटू 100 भी तो करना है परसेंटेज के लिए, तो यहाँ 10 200 इनटू 100 आया, आ गया 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 5% बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन है, इथेनॉल सॉल्यूशन है। आया नहीं आया? आ गया ना? आ गया नहीं आ गया? अपने लैब में जो प्रेजेंट होती है इथेनॉल सॉल्यूशन वो 98% तक होती है, यानी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं बात करूं 100 में बात करूं, अगर 100 ग्राम ml में बात करूं तो 100 ml में हमारे पास 98 ml इथेनॉल होता है, 2 ml वाटर होता है। बहुत पॉइजनस होता है, गलती से भी ट्राई नहीं करिएगा, गलती से भी उसको ट्राई नहीं करिएगा। सर आज तक ट्राई नहीं किया है इथेनॉल, कैसा दिखता है, कैसा लगता है, टेस्ट कर लेते हैं लैब में जाके, बिल्कुल गलती से भी नहीं बच्चों, बिल्कुल गलती से भी नहीं। सही है? चलिए अब हमारे पास तीसरे टर्म्स पे आते हैं। तीसरा टर्म्स हम बात कर लेते हैं। तीसरा टर्म्स हमारे पास क्या होने वाला है? बोलिए, अरे बोलो, बोल ही नहीं रहे। तीसरा टर्म्स हमारे पास क्या है? बहुत प्यारा है। तीसरा टर्म्स हमारे पास थर्ड जो टर्म है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, यानी ये कैसे डिफाइन होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट किस चीज में? ग्राम में, है ना? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस। बोलो हाँ या ना? आया नहीं आया?
अब देखो इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। बोलो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट किस चीज में, ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस चीज में, ml में, इंटू 100। आया नहीं आया? जैसे एग्जांपल ले लो 10% है ना, वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया सॉल्यूशन है। तो इसको कैसे रीड करोगे कि 10 ग्राम यूरिया जो होगा, 10 क्योंकि ऊपर वेट है तो ये ग्राम में आएगा, 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन बोलो 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस। आ गया क्या बच्चों? आ गया नहीं आ गया? बहुत सिंपल है, आ गया नहीं आ गया? अब देखो यहां फिर से मैं नोट में पॉइंट लिखता हूं, क्या ये जो हमारा टर्म है, क्या ये हमारा जो टर्म है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? फिर से सोचिए, ये जो हमारा टर्म है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? सोचिए एक बार। सर दिमाग लगा दिया इस बार हमने दिमाग क्या लगाया कि ऊपर में हमारे पास सर मास है और नीचे में वॉल्यूम है, दोनों वॉल्यूम होता तो कोई इफेक्ट नहीं, दोनों मास होता कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन एक मास है और एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम का तो इफेक्ट जाएगा ना सर, वॉल्यूम का इफेक्ट जाएगा तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। आया नहीं आया? क्लियर है बच्चों? इसका एग्जांपल्स आप बहुत बेसिक सा कोई भी एग्जांपल्स आप कर सकते हो, इस पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, ये पहले ही हमने पढ़ा हुआ। बस ये आपको बेसिक टर्म्स आपको रीड करने बहुत अच्छे से आनी चाहिए। देखो बच्चों, पहला कंसंट्रेशन टर्म्स हमने परसेंटेज का सीख लिया कि कैसे उसको अप्लाई करना है, सही है, कैसे उसको रीड करना है। जो हमारे पास नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स आती है जो मोल फ्रैक्शन है। क्या बच्चों? मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्यारे तरीके से मैं समझाने वाला हूं, बहुत प्यारे तरीके से। आपको आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं सिखाने वाला हूं, टेंशन की बात ही नहीं है। देखो हमारे पास जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या डालते हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। ए और बी दो कंपोनेंट डाला, ए हमारा सॉल्यूट है, बी सॉल्वेंट सपोज है, ये हमारा बी सॉल्वेंट है और ए सॉल्यूट है। सॉल्यूशन बन गया, ये क्या बना बच्चों? सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं, दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, ए का और बी का, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। पहले मोल आपको क्या होता है ये बता दो। मोल का हमने फॉर्मूला याद करो, बचपन में पढ़ा हुआ है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या पढ़ा है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये बेसिक वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, मोलर मास, सही है ना, ये बेसिक वाला फॉर्मूला है, सही है। गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहां देखो, मैं अगर कंपोनेंट ए के मोल को क्या कर दूं? Na से रिप्रेजेंट कर दूं। Na क्या है? मोल ऑफ ए है, वैसे ही Nb हमारे पास कंपोनेंट है, तो मोल क्या लिख सकते हैं? मोल ऑफ बी लिख सकते हैं, सही है क्या? अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ए का सपोज निकालना है। ये क्या मैं लिख रहा हूं? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कैपिटल एक्स और ए, है ना। मोल फ्रैक्शन ए को रिप्रेजेंट करता है। सिंपली मोल फ्रैक्शन ए क्या होता है कि ए का मोल ले लो डिवाइडेड बाय टोटल मोल कर लो, ए का मोल लो डिवाइडेड बाय टोटल मोल करो, Na अपॉन Na प्लस Nb। वैसे ही मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है इस सॉल्यूशन में, ध्यान से देखिएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कंपोनेंट बी की बात करें तो Nb आएगा अपॉन Na प्लस Nb आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, सही है नहीं है? यहां से नोट में मैं पॉइंट लिखूं, नोट में, सही है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों? क्या होती है? बोलो क्या होती है? 1 होती है। मोल फ्रैक्शन ए प्लस बी की वैल्यू 1 होती है। कैसे आया ये? कैसे आया? बहुत प्यारा सा जवाब है आपके पास। मोल फ्रैक्शन ए का वैल्यू क्या था? Na अपॉन Na प्लस Nb था या नहीं था?
प्लस ऑफ मोल फ्रैक्शन बी क्या था बच्चों, एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी था या नहीं था? अरे बोलो हाँ है ना। अब इसको आप क्या कर दो, अब आप इसको क्या कर दो, ऐड कर लो। Na प्लस एनबी एलसीएम आ जाएगा, Na प्लस एनबी एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ऊपर में भी Na प्लस एनबी आया, कैंसिल हो गया, क्या आया ये 1 आ गया। तो मोल फ्रैक्शन A प्लस बी 1 आएगा, यानी समेशन ऑफ xi इक्वल टू क्या आने वाला है 1। ये मतलब क्या लिखा मैंने, समझ में आ रहा है क्या? समेशन ऑफ xi इक्वल टू 1 क्या है कि अगर यहाँ दो से ज्यादा कंपोनेंट है, दो से ज्यादा कंपोनेंट है, सपोज 3 कंपोनेंट है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि xa प्लस xb प्लस xc की वैल्यू होने वाली है 1। यानी जितने कंपोनेंट है उसका समेशन अगर आप करते हो तो उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है। इतनी बात समझ में आती है आप लोग को? अरे बोलो आती है क्या? आती है नहीं आती है? आगे ना 100% है। अब हम एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं कि इसका एग्जांपल क्वेश्चन कैसे आता है, वो सारी चीजों को हम समझने की बच्चों ट्राई करते हैं। देखिए इधर, ये पहले आप छाप लीजिए, छाप लिया आप लोगों ने? अरे बोलो हाँ। एक चीज और, इसमें छापने के बाद एक चीज और आपको बता दूं, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? मोल फ्रैक्शन इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टर्म्स बच्चों। क्या यहाँ वॉल्यूम का टर्म है? क्या यहाँ वॉल्यूम का टर्म है? ये सर मोल भी तो वही है यार, मोल भी तो वही है, मास अपॉन मोलर मास, दोनों मास का ही टर्म्स है बच्चों, दोनों मास का ही टर्म्स है। तो ये भी टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, लिख देता हूं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट टर्म्स होता है। अरे क्लियर है क्या? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स है बच्चों, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स है। याद रहेगा आप लोग को? याद रहेगा ना? चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ एक बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं, मजा आएगा आप लोग को। देखिए कॉकटेल ही बनाते हैं, पहला एग्जाम्पल ही हम कॉकटेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉकटेल। इस ये हमने एक सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन लिया क्या बनाया हमने, पहले पानी लिया। क्या लिया? पानी। क्या लिया बच्चों? पानी। पानी ले लिया हमने, कितना ले लेते बच्चों, बोलो तुम बोल लो, तुम बोल लो 90 ग्राम हमने वाटर ले लिया बच्चों, कोई बात नहीं है, 90 ग्राम वाटर ले लिया। उसके बाद हमने कितना ले लिया बताइए, कितना कॉकटेल बनाने के लिए, बोलिए बोलो बोलो, कितना ले लिया जाए? 270 ग्राम इथेनॉल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इथेनॉल। 270 ग्राम इथेनॉल ले लेते हैं, बहुत ज्यादा, देखते हैं कितना कितना रेशियो है, टेंशन नहीं है। 270 ग्राम इथेनॉल लिया, 90 ग्राम वाटर है, वाटर का अमाउंट कम ही लिया नहीं इस बार, अल्कोहल ज्यादा लिया है। क्या होगा यार, क्या होगा बच्चों बताइए, क्या होगा यहाँ, सोच के देखिए, बहुत प्यारा है, कॉकटेल बन गया हमारा। अब निकालना है मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का या मोल फ्रैक्शन वाटर का। तो सबसे पहले मोल निकालना होगा, मोल, मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर क्या है? मोल ऑफ वाटर जब हम बात करते हैं, बात कर सकते हैं ना, बिल्कुल। मोल ऑफ वाटर जब हम बात करेंगे तो यहाँ 90 मास अपॉन मोलर मास आएगा, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दे रखा है बच्चों? 90 ग्राम दे रखा है। मास कितना दे रखा है? 90 ग्राम वाटर का दे रखा है, डिवाइडेड बाय मोलर मास 18 आएगा। 18 आएगा तो यहाँ से कितना आता है? 5 मोल आएगा। क्या आएगा बच्चों? 5 मोल। क्या हमारे पास मोल ऑफ हम इथेनॉल निकाल सकते हैं? C2H5OH फॉर्मूला होता है। मोल ऑफ इथेनॉल कितना है बच्चों? 270 ग्राम डिवाइडेड बाय, देखो दो कार्बन है, दो कार्बन है तो 12 into 2 मोलर मास तो निकालना पता है ना। 6 हाइड्रोजन है, 6 plus 16 कितना आता है बच्चों? 24 plus 6 30 plus 46 आपके पास 270 upon 46 आता है। आई थिंक जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये भी कितना मोल आएगा? 5 मोल आएगा। दोनों का 5 मोल आ गया। सॉरी बच्चों, दोनों का 5 मोल आया। अब मैं मोल फ्रैक्शन इथेनॉल की बात करूं C2H5OH का, तो क्या आएगा बच्चों? मोल ऑफ क्या मैं करूंगा? मोल ऑफ इथेनॉल C2H5OH डिवाइडेड बाय, बोलो टोटल मोल, टोटल मोल दोनों का मोल ऐड करना पड़ेगा। 5 upon 5 plus 5 यानी कि 5 upon 10 that is 0.5। अगर एक का 0.5 है तो दूसरे का क्या होगा? 1 में से माइनस करके भी हम निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू क्या आएगा? 1 minus 0.5 इक्वल टू 0.5 होगा। बोल, अरे बोलो हाँ या ना। क्लियर है क्या? पहला एग्जाम्पल क्लियर है क्या? अरे बोलो हाँ या ना।
फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर है क्या बच्चों? अरे क्लियर है ना, बोल ही नहीं रहे हो, क्लियर है क्या? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सही है। हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है, इसलिए हम बाइनरी वाला ही ले रहे हैं। चाहो तो आप हम टर्नरी वाला सॉल्यूशन भी ले सकते हैं मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, टेंशन की बात नहीं है। ये लिख लिया आप लोगों ने, छाप डालो इसको बेटा, छाप डालो इसको। छाप डाले क्या? अरे छाप डाले, सही है। चलिए अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल एक लेते हैं। ये सॉल्यूशन लिया, इस बार ले लिया आपने, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अब हमने जब सॉल्यूशन लिया तो इसमें हमने इस बार क्या डाला? वाटर है, और इस बार ग्लूकोज डाला। क्या डाला? ग्लूकोज। दो चीज हमने डाला है। वाटर इस बार हमने कितना लिया? 90 ग्राम ही लिया बच्चों, ले लेते हैं। और ये हमने कितना लिया? बताइए ले लेते हैं ना, 90 ग्राम नहीं लेते, 72 ग्राम लेते हैं, और इसको 180 ग्राम लेते हैं। क्लियर है? 180 ग्राम लेते हैं। तो ये क्या बनने वाला है? सॉल्यूशन हमारा लिक्विड ही बनने वाला है। सॉल्यूशन हमारा क्या बनने वाला है? लिक्विड ही बनने वाला है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास देखिए, बहुत सिंपल वे में लेके चलता हूं, बहुत सिंपल वे में, मजा आएगा आपको। मोल क्या निकालता हूं? मोल वाटर का निकाल लेते हैं। मोल वाटर का, मोल ऑफ वाटर H72/18, तो कितना आया? 4 मोल आ गया। वैसे ही मोल ऑफ ग्लूकोज का सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, C6H12O6 होता है बच्चों, C6H12O6, यानी C6H12O6 की बात करूं, यानी मास कितना है? 180 डिवाइडेड बाय, जब इसका मोलर मास करूंगा तो 6 × 12 + 12 + 6 × क्या आएगा? 16 आएगा। यानी 180 डिवाइडेड बाय, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये भी 180 आएगा, दैट मींस 1 मोल आया। आ गया क्या? तो अगर मैं मोल ऑफ H2O निकालूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालूं, तो मोल फ्रैक्शन H2O का क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन H2O का क्या आएगा बच्चों? बताइए, मोल फ्रैक्शन H2O का क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन H2O का बहुत सिंपल है। मोल फ्रैक्शन H2O का मोल ऑफ H2O कितना है? 4। मोल ऑफ H, मैं लिख देता हूं एक बार, मोल ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोल ऑफ H2O प्लस मोल ऑफ C6H12O6 आया, यानी कि 4/5 आया बच्चों, 4/5 आया, नहीं आया? यानी कि 0.8 आया। इमीडिएटली होता है बच्चों मोल फ्रैक्शन। वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H12O6 क्या आ जाएगा बच्चों? 1 में से 0.8 माइनस कर दो, यानी ये 0.28 आएगा। क्लियर है क्या? दूसरा भी एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अभी हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देने वाले हैं, उसके बाद आज का लेक्चर हम खत्म करने वाले हैं। चलो बच्चों, मैं ज्यादा आपको होमवर्क नहीं दे रहा, 2 ही क्वेश्चन का होमवर्क दे रहा हूं। सेम कॉन्सेप्ट पे हमारे पास, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस है, ध्यान से सुनिए, मैं रीड कर देता हूं क्या लिखा हुआ है। अ सैंपल ऑफ गैसियस मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर का सैंपल है जिसमें 8 ग्राम H2O है, 64 ग्राम O2 है, 34 ग्राम NH3 है। तो इसका मोल फ्रैक्शन ईच कंपोनेंट का निकालना है, यानी कि इसमें गैसियस सॉल्यूशन है जिसमें 3 चीजों का मिक्सचर है। क्लियर है क्या? सेकंड क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन कंटेन 25% H2O, 25% C2H5OH एंड 50% विनेगर। विनेगर का तो पता ही है आप लोगों को, CH3COOH यानी एसिटिक एसिड होता है ये, सही है। बाय वेट दे रखा है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। बाय वेट देने का मतलब है कि आप इसको क्या रीड कर सकते हो कि 25 ग्राम H2O, 25 ग्राम C2H5OH है, 50 ग्राम विनेगर है, सही है ना? 100 ग्राम सॉल्यूशन सारे मिलकर हो रहे हैं। क्लियर है ना? यही तो है परसेंटेज बाय वेट। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल वे में हो जाने चाहिए, बहुत प्यारा क्वेश्चंस है। इसके बाद हम जो अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो आएगा मोलारिटी, नॉर्मलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस, है ना, पार्ट्स पर मिलियन। ये सारी चीजें हम अगली लेक्चर में देखने वाले हैं और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम करने वाले हैं और आप लोगों को भी मैं बहुत सारा क्वेश्चन देने वाला हूं जिसको अच्छे से कंप्लीट करना है। क्लियर है क्या बच्चों? अरे क्लियर है क्या? क्लियर है? तो आज के लिए हम बच्चों इतना ही रखते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए बाय बच्चों, थैंक यू।